फंक्शनिंग ऑफ किडनी। ठीक है, तो इस लेक्चर में इस टॉपिक में जो चीज़ें देखनी है ना वो ये देखना है कि जो किडनी है वो असल में काम कैसे कर रही है। ठीक है, यानी कि किडनी का काम क्या है? किडनी का काम होता है कि यूराइन की फार्मेशन यानी कि पेशाब को बनाना किसका काम है? गुर्दे का, किडनी का काम है। तो हमने ये देखना है कि जो किडनी है वो इस काम को किस तरह से सर अंजाम दे रही है। वो बेसिकली ना 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं किडनी के काम करने में। वो 3 स्टेप्स कौन से हैं? उनमें पहला स्टेप है प्रेशर फिल्ट्रेशन। पहला स्टेप कौन सा है? प्रेशर फिल्ट्रेशन। देखो आप ना बेसिक चीज़ होती है, इसके ऊपर टाइटल पे चीज़ें पे गौर किया करो। फिल्ट्रेशन, प्रेशर की वजह से हमने क्या करनी है? फिल्ट्रेशन करनी है, राइट। प्रेशर की वजह से क्या करनी है? फिल्ट्रेशन करनी है। दूसरा जो स्टेप है वो हमारे पास है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, अगेन ज़रा फोकस करो। सिलेक्टिव, हम कहते हैं हमने किसी चीज़ को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्टिव का मतलब सिर्फ चंद एक चीज़ें। रीएब्जॉर्प्शन यानी कि उन चंद एक चीज़ों को हमने क्या करना है? रीएब्जॉर्ब करना है। और जो तीसरा काम होता है जो फंक्शनिंग ऑफ किडनी में आ जाएगा, दैट इज़ द टब्यूलर सेक्रेशन। वो क्या चीज़ आ जाएगी? वो हमारे पास हो जाएगी टब्यूलर सेक्रेशंस होती हैं। ठीक है, तो हम डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम की मदद से इसको देखेंगे कि ये किस तरह से काम कर रही है। अब डायग्राम में देखें तो किडनी का जो फंक्शनल यूनिट था उसका नाम क्या था? नेफ्रॉन। क्या नेम था? नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर याद है ना नेफ्रॉन की? चलो सही है, तो मैं ज़रा उस स्ट्रक्चर को अगेन बना लेता हूँ एक बार फिर और हम उसकी मदद से देखते हैं। तो उसके नेफ्रॉन को अगर देखें तो आपको कुछ इस तरह से शेप दिखाई देती है, राइट। बुमेन कैप्सूल, उसके अंदर क्या होता है? ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज होती हैं, राइट। ये आ गई ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज आ गई। और उसके बाद उसका क्या होती है? पहली बलदार नाली। कौन सा हिस्सा आएगा? ये आ गया जी, पहली बलदार नाली आ गई। उसके बाद मैं बनाता हूँ यहाँ पर, ये आपके पास यहाँ पर बच्चे आ गया जी, दिस वन इज नोन एज पहली बलदार नाली। तो पहली बलदार नाली के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन होता है वो हमारे पास होता है लूप ऑफ हैनले। ऐसी है, ये बना लिया मैंने लूप ऑफ हैनले। लूप ऑफ हैनले के बाद क्या होता है? लूप ऑफ हैनले के बाद हमारे पास आती है जी दूसरी बलदार नाली। ये आ गई मेरे पास जी दूसरी बलदार नाली। और दूसरी बलदार नाली के बाद वो कहाँ पर जानी है? वो चले जाएगी आपके पास बच्चे, कहाँ पर चले जाएगी? कलेक्टिंग डक्ट्स में चली जाएंगी। यही आपने प्रोसीजर पढ़ा था, राइट। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर थी ये वाला, ऐसे वो कुछ पढ़ा ना। अब नेफ्रॉन से पहले बात किसकी हो रही है? तो ज़रूरी नहीं है कि हम पहले थोड़ा सा किडनी को देख लें थोड़ा सा। अब बच्चे ये है किडनी के अंदर वो आर्टरी जो ब्लड को लेके जा रही है, और ये वो है जो ब्लड को बाहर लेके आ रही है, और ये है हमारे पास यूरेटर। ठीक होगी बात। अब वो नाली जो ब्लड को किडनी के अंदर की जानिब लेके जा रही है, ये वाली जो चीज़ है बच्चे, इसे हम नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी जैसे किडनी के अंदर गई ना, किडनी के अंदर जाने के बाद ना छोटी छोटी नालियों में डिवाइड हो गई। अब वो जो छोटी छोटी नालियाँ हैं उन्हें हम नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज द आर्ट्रियूल्स। उसे क्या नाम दिया जाएगा? उसे नाम दिया जाएगा आर्ट्रियूल्स का। गौर करते जाओ, ब्लड इंटर हुआ रेनल आर्टरी के जरिए से। देखो हार्ट ने किया पंप करने से क्या हुआ? जो ब्लड है वो ब्लड रेनल आर्टरी के जरिए से कहाँ पर चला गया? किडनी के अंदर। किडनी के अंदर जैसे ही रेनल आर्टरी इंटर हुई वो छोटी छोटी नालियों में डिवाइड हो गई। वो जो छोटी छोटी नालियाँ थी हमने उसे क्या नाम दिया? दिस वन इज नोन एज आर्ट्रियूल्स। क्या नेम दिया? आर्ट्रियूल्स का नेम दे दिया। अब आर्ट्रियूल्स छोटी छोटी नालियाँ बन गई हैं। अब ये जो आर्ट्रियूल्स है ना, इस आर्ट्रियूल्स के एंड पे, आर्ट्रियूल्स के एंड वाला जो हिस्सा होता है बच्चे, वहाँ पर जाके हमारे पास मौजूद होती है क्या चीज़ भला? हमारे पास बच्चे वहाँ पे मौजूद होता है नेफ्रॉन। क्या चीज़ होगी? नेफ्रॉन। तो ये बेटा उसका फंक्शनिंग करने का कोई काम है थोड़ा सा।
सही है। क्या क्या कहा मैंने, किडनी आपने हार्ट ने पंप किया, हार्ट के पंप करने से ब्लड गया रेनल आर्टरी में, रेनल आर्टरी से इंटर हुआ किडनी के अंदर। जैसे रेनल आर्टरी किडनी के अंदर गई वो छोटी छोटी नालियों में डिवाइड होगी, उसका नाम था आर्टरीयूल्स। तो वो जो आर्टरीयूल्स हैं, वो आर्टरीयूल्स ने ब्लड किसको दिया, उसने फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी को दिया, और उसका नेम क्या था बच्चे, नेफ्रॉन था। अब ये आ गया नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो चीज़ है ये यहाँ पे मैंने बनाई है, ये असल में क्या है, आर्टरीयूल्स। क्या है, आर्टरीयूल्स। तो ये आर्टरीयूल कहाँ से बनी है, रेनल आर्टरी के डिवाइड होने से। तो बच्चे ये कौन सी आर्टरीयूल है, हम इसे नाम दे देंगे ए वाले से अफेरेंट आर्टरीयूल्स, अफेरेंट आर्टरीयूल्स। अब मुझे बताओ ज़रा, एरिया यहाँ पे ज़्यादा है या यहाँ पे कम है? इधर एरिया क्या है, ज़्यादा, लेकिन इधर एरिया क्या है, कम। यानी कि रेनल आर्टरी में एरिया ज़्यादा था तो ब्लड प्रेशर थोड़ा लो था, लेकिन जैसे ही रेनल आर्टरी छोटी छोटी नालियों में डिवाइड हुई तो एरिया कम हुआ। एरिया कम होने से आर्टरीज में प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा। एक सिंपल इक्वेशन है भाई फिजिक्स की, P इज इक्वल टू F/A, यानी कि एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि प्रेशर अगर उस वक्त बढ़ेगा जब एरिया क्या होगा, कम होगा। अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, इसका मतलब प्रेशर क्या है, कम है। लेकिन यहाँ पर एरिया कम है, इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा है। तो अफेरेंट आर्टरीयूल्स में जो ब्लड आ रहा है उसके अंदर प्रेशर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे ही वो प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से अब वो जो ब्लड है बच्चे, वो ब्लड चला जाता है, किस में चला जाएगा, दैट ब्लड इंटर्स इनटू द कैपिलरीज। ये किस चीज़ का नेटवर्क होता है, कैपिलरीज बहुत ही बारीक नालियाँ होती हैं, उनके अंदर ना सुराख होते हैं। क्या होंगे, सुराख होंगे। तो वो जो ब्लड है वो किस में गया, कैपिलरीज में। अब तेज़ प्रेशर से ब्लड गया कैपिलरीज में, जैसे कैपिलरीज में जाएगा ना, उससे क्या होगा, जितना भी उस ब्लड के अंदर, जितना भी ब्लड के अंदर साल्ट्स थे, जितने भी ब्लड्स के अंदर आइंस थे, जितने भी ब्लड्स के अंदर ग्लूकोज थी, या जितना भी ब्लड के अंदर वाटर था, ये तमाम की तमाम चीज़ें ब्लड से निकलेंगी। और ब्लड से निकलने के बाद इन कैपिलरीज के सुराखों से निकलकर कहाँ पर आ जाएंगी, डैट विल एंटर्स इनटू द, ये जो स्ट्रक्चर है, कप शेप, मैंने इसे नाम दिया था बूमेन कैप्सूल। तो सारे के सारे किस में आ गई, बूमेन कैप्सूल में आ गई। क्यों आई, क्योंकि ब्लड का प्रेशर क्या था, ज़्यादा था। ब्लड के प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो गई, फिल्टर हो गई। हम इस स्टेप को नाम दे देंगे प्रेशर फिल्ट्रेशन का। यानी कि फिल्ट्रेशन तो हुई साल्ट्स की, आयंस की, ग्लूकोज की और वाटर की, किससे, ब्लड से, लेकिन किसकी वजह से, और वो प्रेशर किसका था, वो प्रेशर असल में था ब्लड का। किसका था, ब्लड का था। और वो ब्लड का प्रेशर कैसे बढ़ा था, क्योंकि यहाँ पर एरिया कम था, एरिया ज़्यादा था तो प्रेशर कम था। लेकिन यहाँ पर जैसे ही एरिया कम हुआ तो ब्लड का प्रेशर बढ़ा। ब्लड के प्रेशर के बढ़ने की वजह से ये सारी की सारी चीज़ें फ़िल्टर होकर कहाँ पर आ गई, खून से निकलकर बूमेन कैप्सूल में आ गई। अब बूमेन कैप्सूल से ये चली जाएंगी सारी की सारी पहली बलदार नाली के अंदर। अब जो ब्लड था ना, उस ब्लड के अंदर पानी, ये सारा कुछ निकल गया। अब वो ब्लड कहाँ से जाएगा, वो ब्लड अफेरेंट आर्टरीयूल से नेफ्रॉन में एंटर होगा, और नेफ्रॉन से बाहर किसके ज़रिए से जाएगा, अफेरेंट आर्टरीयूल। ये अफेरेंट होगा आपके पास ई वाला, कौन सा, ई वाला। यहाँ से अब निकल कर कहाँ पर चला जाएगा, नेफ्रॉन से बाहर जाना है। ब्लड आया रेनल आर्टरी के ज़रिए से किडनी में, फिर डिवाइड हुआ किसके ज़रिए से, किस में डिवाइड हो गया, आर्टरीयूल्स में। कौन सी आर्टरीयूल, अफेरेंट आर्टरीयूल। फिर ब्लड गया नेफ्रॉन के पहले हिस्से में, फिर उस ब्लड से जितना भी वेस्ट मटेरियल था वो यहाँ पर आ गया, और जो बाकी ब्लड बचा वो कहाँ पर आ गया, अफेरेंट आर्टरीयूल के ज़रिए से नेफ्रॉन से बाहर आ गया। इज़ इट क्लियर। अब ये जो स्टेप है इसे नाम दे देंगे प्रेशर फिल्ट्रेशन का। अब ये जो अफेरेंट आर्टरीयूल है, ये अफेरेंट आर्टरीयूल क्या करेगी बच्चे, यहाँ से निकलेगी। यहाँ से निकलने के बाद अफेरेंट आर्टरीयूल क्या करेगी, ये जो पहली बलदार नाली है ना, इस पहली बलदार नाली के ऊपर इस तरह से कोलाइड हो जाएगी। दूसरी बलदार नाली के ऊपर भी क्या हो जाएगी, ऐसे उसके ऊपर बना लेगी, नेटवर्क बना लेगी, जाल बना देगी। ठीक है, जैसे कि ये पहली बलदार नाली थी, वो उसके इर्द गिर्द क्या बना रही है, जाल बना रही है। कौन सी चीज़, अफेरेंट आर्टरीयूल्स। अफेरेंट आर्टरीयूल्स, उसके गिर्द क्या बना दिया उसने, जाल बना दिया। राइट।
तो अब क्या करना है, अब जितना भी वेस्ट मटेरियल जो पहली बलदार नाली में आ गया था, और वेस्ट मटेरियल में क्या था, साल्ट्स थे, आयंस थे, ग्लूकोज और वाटर। अब ये जितना भी वेस्ट मटेरियल था जो पहली बलदार नाली में आ गया, उसमें से मोस्टली जो ग्लूकोज होगा, मोस्टली जो ग्लूकोज होगा और जो वाटर होता है वो मोस्टली कहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाएगा, पहली बलदार नाली में। सेकंड स्टेप का नेम क्या था, सिलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन। देखो ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल भी होगा, फॉर एग्जांपल यूरिया। अब हमने यूरिया को वापस ब्लड में नहीं लेके जाना, हमने जिस चीज़ को लेके जाना है वो सिर्फ ये चंद एक चीज़ें हैं। इसका मतलब हम सिर्फ चंद चीज़ें सिलेक्ट करते हैं। क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, उसको री एब्जॉर्ब करने के लिए। किस में री एब्जॉर्ब करने के लिए, ब्लड के अंदर डालने के लिए। सही है। तो सिलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो पहली बलदार नाली है, पहली बलदार नाली में ग्लूकोज और वाटर को क्या किया जाएगा, वो इस पहली बलदार नाली से निकलेंगे, और निकलने के बाद ये जो ऊपर नेटवर्क मैंने बनाया था ना, उसके अंदर क्या था, ब्लड था। वो ब्लड यहाँ से आ रहा था, अब वो यहाँ से निकल कर कहाँ पे चले जाएंगे, ब्लड के अंदर चले जाएंगे। कहाँ पे चले गए, ब्लड के अंदर चले गए। अब इसी तरह से मूव करता जाएगा वेस्ट मटीरियल, और इसको हम नाम देंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का, क्योंकि ये फिल्ट्रेट कहाँ से होके निकल रहा था, ग्लोमेरुलस की कैपिलरी से निकल रहा था, इसलिए हमने नाम दिया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का। उसके बाद क्या हुआ, ये ग्लोमेरुलर का फिल्ट्रेट कहाँ पर पहुँच चुका है, लूप ऑफ हैनले में। लूप ऑफ हैनले के दो हिस्से होते हैं, एक ये वाला जो नीचे आने वाली नाली है, एक है दूसरा ऊपर जाने वाली नाली। सही है। जो नीचे जाने वाली नाली होती है और जो ऊपर, जो नीचे जाने वाली नाली है, इस नीचे जाने वाली नाली में क्या किया जाएगा, जो वाटर होगा उसको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब किया जाएगा। यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं। एमसीक्यूज ये बनता है कि जो साल्ट्स और आयंस होते हैं, जो आयंस होते हैं, आयंस को कैसे रीएब्जॉर्ब किया जाएगा। आयंस को रीएब्जॉर्ब किया जाता है एक प्रोसेस के जरिए से, उसका नेम होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आयंस को किस तरह से वापस ब्लड में लेके जाया जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से। लेकिन जो वाटर होगा, वाटर को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए नहीं, बल्कि इसको लेके जाएगा ब्लड में वापस ओस्मोसिस के जरिए से। इज इट क्लियर। एमसीक्यूज आ गए। सही है। पहला था प्रेशर फिल्ट्रेशन, ब्लड के प्रेशर की वजह से जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो आ जाएगा बूमेन कैप्सूल में, उसे हम नाम दे देंगे प्रेशर फिल्ट्रेशन का। फिर क्या हुआ, फिर वो जो वेस्ट मटेरियल है वो पहली बलदार नाली में आया, तो हमने क्या किया, उसमें से ग्लूकोज और ब्लड को वापस किस में चला गया, वो ब्लड के अंदर चला गया, उसे नाम दे दिया हमने किस चीज़ का, सिलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन का। अब आखिरी स्टेप आ गया, यानी कि यूराइन फॉर्मेशन के अंदर, वो है टब्यूलर सेक्रेशन। अब हमारा जो ब्लड होता है ना, हमारे ब्लड के अंदर से जितने भी एक्स्ट्रा यानी फालतू आयंस होंगे या फिर क्रिएटिनाइन होगी, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स होते हैं। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यानी कि जितनी भी फालतू चीज़ें होती हैं ना, उन सारी की सारी फालतू चीज़ों को ना, ये बात हो रही है ब्लड में, मैंने कहा ब्लड के अंदर ये सारी चीज़ें क्या हैं, फालतू। हम क्या करेंगे, इस फालतू चीज़ों को ब्लड से निकाला जाएगा। ब्लड से निकालने के बाद यहाँ पर क्या किया जाएगा, डाल दिया जाएगा। यानी कि जो वेस्ट मटेरियल अब बच के आ रहा है ना, लूप ऑफ हैनले से होकर, दूसरी बलदार नाली से होकर जो अब यहाँ पर आ रहा है, तो क्या किया जाएगा, उसके अंदर इन वेस्ट मटेरियल्स को डाल दिया जाएगा। कैसे डाला जाएगा, सेक्रेशंस की फॉर्म के अंदर। किस फॉर्म में, सेक्रेशंस की फॉर्म के अंदर क्या किया जाएगा, ब्लड के अंदर डाल देंगे। उसे हम नाम दे देंगे टब्यूलर सेक्रेशन। सेक्रेशंस किसकी हैं, टब्यूल्स की। किसकी, टब्यूल्स की। और वो टब्यूल्स कौन सी हैं, वो आपके पास ये वाली टब्यूल्स थी। ठीक है। क्या हुआ कि ब्लड से हमने क्या लिया, ये वेस्ट मटेरियल को लिया, उसकी सेक्रेशंस बनी और उसको दोबारा किस में डाल दिया, ब्लड में डाल दिया। इसका मतलब क्या होता है, इस इम्पोर्टेंट क्यों है ये, इसका मेन जो मकसद होता है ना, इसका मेन मकसद ये होता है कि हमने पीएच को मेंटेन करना है। किस चीज़ को,
पीएच ऑफ द ब्लड। अब एमसीक्यूज यहाँ से आ गया, ब्लड की जो पीएच होती है बच्चे वो कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 7.35 टू 7.45 ब्लड की क्या होनी चाहिए, पीएच की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक होगी बात। तो ये आपके पास आ गया। एटलीस्ट आखिरकार क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पर आ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट्स में आ जाएगा, फिर वो चला जाएगा नेक्स्ट कलेक्टिंग डक्ट्स के बाद पेल्विस में, यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में और बॉडी से रिमूव हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो ये आपके पास आ गया फंक्शनिंग ऑफ किडनी। अब यूराइन बन गया, ठीक है। अब क्या बन चुका है, यूराइन। अगर यूराइन की कंपोजिशन देखते हैं ना कि यूराइन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो यूराइन के अंदर जो मोस्टली चीज़ें होती हैं ना वो वाटर होता है। यूराइन के अंदर अगर आप वाटर देखते हैं तो वो आपको कितने परसेंट मिलता है, वो ऑलमोस्ट आपको मिलेगा 95%। यूरिया भी होता है, क्लोराइड के आइंस भी होते हैं, ये एमसीक्यूज हैं भाई, सोडियम के आइंस भी होते हैं, ये सारे के सारी चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं। 1.87 इसकी होती है, ये होता है 1.17। यूरिया होता है 9.3 ग्राम पर लीटर, ये भी इसी तरह से आ जाएंगे, ग्राम पर लीटर आ जाएगा। तो अगर हम यूराइन की बात करते हैं तो एक वो इंसान जो अडल्ट होता है, अडल्ट इंसान के अंदर एक दिन में तकरीबन कितना यूराइन बनता है, 1.4 लीटर। कितना बनेगा, 1.4 लीटर। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर एक दिन में कितना यूराइन बन रहा है, इतना यूराइन बनता है। और उस यूराइन के अगर कंपोजिशन को देखें तो उसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्या होता है, वाटर, फिर आ जाएगा यूरिया, फिर कुछ आइंस आ जाते हैं, ठीक है, क्लोराइड के, सोडियम के आइंस। तो अब यहाँ से बच्चे एक बार मैं टॉपिक रिवाइज कर देता हूँ और एमसीक्यूज में बता देता हूँ आपको। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो ठीक, अदरवाइज शॉर्ट क्वेश्चन देखो। पहला शॉर्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ प्रेशर फिल्ट्रेशन। तो आप क्या कहोगे कि प्रेशर फिल्ट्रेशन में क्या होगा कि जो ब्लड, जब ब्लड कहाँ पर आएगा, जब ब्लड आर्ट्रियूल्स के अंदर आता है तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रेशर के बढ़ने की वजह से उस ब्लड में जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो फिल्टर होकर कहाँ पर आ जाएंगे, वुमेन कैप्सूल में आ जाते हैं। उसे हम नाम दे देंगे प्रेशर फिल्ट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर हमने फिल्ट्रेशन की है किसकी वजह से, प्रेशर की वजह से, और प्रेशर किसका था, ब्लड का था। ठीक। दूसरी हमने बात क्या की, अब जो वेस्ट मटेरियल यहाँ पर आ गया उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद थी, हमने उनमें से जो कारआमद चीज़ें थी, जो ग्लूकोज था, वाटर था, उसको वापस ब्लड में लेके जाना था, उसे हमने नाम दे दिया सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का। तीसरा काम क्या किया, जो हमारे ब्लड के अंदर वेस्ट चीज़ें थी हमने उसको सक्रेशंस की फॉर्म में किस में डाल दिया, उस यूराइन के अंदर डाल दिया। उसका मकसद क्या था, उसका मकसद ये था कि हम क्या करें, हम ब्लड के पीएच को क्या करें, मेंटेन करें। ये हो गए शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू की बात करूं तो बच्चे एमसीक्यूज में ये इंपॉर्टेंट है कि याद रखें भाई, ब्लड जो है वो नेफ्रॉन के अंदर कैसे एंटर हो रहा है, अफेरेंट आर्ट्रियूल से। ब्लड किडनी के अंदर कैसे एंटर हो रहा है, रेनल आर्टरी से। ब्लड नेफ्रॉन से निकल कैसे रहा है, अफेरेंट आर्ट्रियूल से। उसके बाद अगर ब्लड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जो आइंस हैं वो कैसे वापस ब्लड में लेके जाए जाएंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। वाटर कैसे, ऑस्मोसिस से। ब्लड की पीएच कितनी होती है, 7.35 टू 7.45 होती है। यूराइन की कंपोजिशन क्या होती है, 95% वाटर, फिर यूरिया, फिर क्लोराइड के आइंस, फिर सोडियम के आइन। और एक जो अडल्ट बॉडी है वो एक दिन में कितना यूराइन बनाएगी, 1.4 लीटर क्या बनाती है, यूराइन प्रोड्यूस करती है। ठीक है।